हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। एक बार मैं फिर से आ गई हूँ। जैसा मैंने बोला था कि जितना भी मैंने पढ़ाया है आप लोग उसे रिवीज़न करते रहिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मुझे इस बार वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। परंतु अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो ला पाऊँ। तो अब मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो अब हम सभी मिलकर कवर करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मैंने आपसे कहा था कि प्राचीन भारत के इतिहास में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप कह सकते हैं, या कुछ ऐसा पार्ट जो छूट गया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो हमें जो चीज़ें जहाँ से हमें मध्यकालीन भारत को कवर करना है, सबसे पहले हम कवर करेंगे इस्लाम जगत को, क्योंकि भारत में इस्लाम जगत नहीं था। कैसे इस्लाम जगत का प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ से वो प्रारंभ हुआ, मोहम्मद साहब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो कैसे भारत में प्रवेश किया, अरबों का आक्रमण कैसे प्रारंभ हुआ, उस सभी के बारे में जो भी बैकग्राउंड रहा हम उसके बारे में कवर करेंगे। फिर कैसे संघर्ष का समय आया, अरबों का आक्रमण हुआ और उसमें भी भाई पहले ही असफल आक्रमण भारत पर किए जा चुके थे, क्योंकि भारत में धन की अथाह संपत्ति थी जिसे लोग लूटना चाहते थे। तो उसमें फिर पहला सफल प्रयास मोहम्मद बिन कासिम का जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद तुर्कों का आगमन हुआ जिसमें मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लगभग अगर आप देखेंगे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की संख्या आप देखेंगे तो इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, जिसका शासनकाल लगभग रहा था, यहाँ पर 1526 है, 1226 नहीं, यहाँ पर 1526 है। तो 1206 से लेकर के 1526 तक का जो समय काल माना गया है वो दिल्ली सल्तनत का माना गया है। और उसमें भी गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 लगभग 84 वर्ष तक गुलाम वंश का शासन रहा, जिसमें कुल 11 शासकों ने शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश आया जो 1290 से लेकर 1320 तक चला, 30 वर्ष का इनका समय काल। अब मैंने ये समय काल यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार जब प्रश्न बनाया जाता है तो ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा वंश था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, या किस वंश का शासनकाल कितने वर्ष का था, ये भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, आप सब कुछ तैयार करके रहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि खिलजी वंश का शासनकाल 30 वर्ष का लगभग रहा और 5 शासक इसके हुए। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इनका रहा 92 वर्ष। सबसे लंबा शासनकाल आप देख लीजिए, तुगलक वंश का रहा है 92 वर्ष का, और 9 शासक यहाँ पर हुए। इसके बाद सैयद वंश हुआ 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक, 37 वर्ष का इनका शासनकाल रहा और कुल 4 शासक इसमें हुए। फिर आता है लोदी वंश, जहाँ पर हम देखेंगे 1451 से लेकर के 1526 तक लोदी वंश का शासनकाल रहा और 75 वर्ष का इनका शासनकाल रहा था, जिसमें कुल 3 शासक हमें देखने को मिले। कौन कौन से? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक, पानीपत की लड़ाई, और उसके बाद क्या हुआ? मुगल वंश का प्रारंभ हुआ। परंतु हम मुगल वंश के प्रारंभ से पहले भी कुछ चीज़ें थीं जिन्हें कवर करेंगे। तो वो क्या क्या था कि मुगल वंश के पहले हमें क्या कवर करना है? मुगल वंश के पहले हमें देखना है दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था, जिसमें हम पढ़ेंगे इनकी जो कि प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की जो स्थापत्य कला थी। सारे प्रश्न अधिकतर यहाँ से पूछे जाते हैं। शासक उतने इम्पॉर्टेंट चाहे ना भी हों, लेकिन जो इनके दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था थी, जो उनके मकबरे बनाने की एक अलग प्रक्रिया थी, एक अलग ढंग था, एक अलग शैली थी, वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम अलग से पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। कौन से? ये दोनों आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे
चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी और फिरदौसिया, ये सूफ़ी आंदोलन थे। ये सिलसिले चलाए गए और इसमें कौन कौन से जो कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, ये सभी इस्लाम जगत से संबंधित थे। तो इसमें भी इनके महत्वपूर्ण गुरु होते थे, कौन किस धर्म से, कौन किस सिलसिले से संबंधित था। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि लोगों को समझ नहीं आता है। तो एकदम क्लियर करके हम पढ़ेंगे कि कौन जो गुरु थे वो किस सिलसिले से संबंधित थे, कहाँ से उसका प्रारंभ हुआ, कैसे सिलसिले का भारत में प्रवेश हुआ, वो सब हम अच्छे ढंग से क्लियर करके पढ़ेंगे। और भक्ति आंदोलन में हमें पढ़ना है अलवार शाखा, नैनार शाखा, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। इसमें हम सभी को, मीराबाई, तुलसीदास, सभी को कवर करेंगे इसके अंतर्गत। तो आप बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। क्या क्या हमें मध्यकालीन भारत में कवर करना है आप पहले वो देखिए। इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, प्रांतीय राजवंश। इसके बाद हम प्रांतीय राजवंश जैसे गोलकुंडा में और बहमनी राजवंश, इसमें ये जो इस तरीके के राजवंश हैं उनके बारे में और उनके जो शासक थे। भाई जौनपुर भी एक जगह थी जहाँ पर शासन चलता था, शर्की वंश चलता था। कई लोगों ने उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, हम सारा विस्तार पूर्वक कवर करेंगे। इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य कवर करेंगे और फिर आता है मुगल साम्राज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुगल साम्राज्य जो हम कवर करेंगे। मुगल साम्राज्य की जो भी परिस्थितियां थी, उस समय की स्थापत्य कला थी, सारी की सारी चीज़ें हम यहीं एक मतलब अपने इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में कवर करेंगे। यहीं पर हमें कवर करना है मराठा साम्राज्य, शिवाजी जिसमें आएंगे तो मराठा साम्राज्य को हम यहाँ कवर करेंगे। उत्तर मुगल साम्राज्य, क्योंकि औरंगजेब के बाद जिन शासकों ने शासन किया उन्हें हम उत्तर मुगल साम्राज्य में उनकी गिनती करते हैं, तो उत्तर मुगल साम्राज्य में हम उन्हें कवर करेंगे। और उसके बाद अंत में आएगा स्वायत्त शासक व राज्य, कि जब उत्तर मुगल साम्राज्य चल रहा था उसके साथ साथ, क्योंकि उत्तर मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो कमज़ोर थे, तो उनकी कमज़ोर जो स्थिति थी उसको देखते हुए कई सारी जगहों पर जो छोटे छोटे शासक थे उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उनका भी एक अलग शासन चल रहा था। तो उन सारे तथ्यों को हमें कवर करना है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। जिस तरीके से मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास कवर कराया है एक भी पॉइंट ना छोड़ते हुए, उसी तरह से मैं आपको यहाँ पर सारी के सारे तथ्य क्लियर करूँगी। अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि यदि आपको कोई भी प्राचीन भारत के इतिहास में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज ये वीडियो था सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करना है। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ लिख कर रख सकते हैं अपने पास। ये आपकी एक भूमिका है, रूपरेखा है कि हमें क्या क्या कवर करना है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे इस्लाम जगत के बारे में। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हुआ करें वीडियोज़ को शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।